हमारे चैनल क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करती हूँ। आज मेंटल डिसऑर्डर्स में साइकोटिक डिसऑर्डर का जो एक बहुत ही मुख्य डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके विषय में विस्तार से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सबने सुना होगा। इसको मेजर मेंटल इलनेस कहते हैं और मेजर मेंटल इलनेस कहने का मतलब ये है कि अगर ये डिसऑर्डर हो जाता है तो आपका पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल सारी फंक्शनिंग जो है वो बैडली डिस्टर्ब हो जाती है। आप तो परेशान होते ही हैं, यानी जिसको अगर स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है वो तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, पूरे फैमिली मेम्बर्स इससे बैडली डिस्टर्ब और प्रभावित हो जाते हैं। जहाँ न्यूरोटिक डिसऑर्डर जो होता है वो अपेक्षाकृत कम गंभीर होता है और उसमें साइकोथेरेपी की बहुत ही भूमिका होती है, क्योंकि वो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे वे ऑफ थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम परिवर्तन ले आते हैं तो हम उसमें सहजता से हैंडल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साइकोटिक डिसऑर्डर, खास करके स्किज़ोफ्रेनिया जैसे जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर गंभीर होते हैं। इसमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। पहले बहुत ज़्यादा समय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मतलब करीब 20-25 साल पहले इस बीमारी के होने के बाद इसका समझिए कि बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं होता था। लेकिन सौभाग्य सब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि अगर ये बीमारी हो भी गई है तो आप इससे बहुत निजात पा सकते हैं। दवाइयों के थ्रू बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये गंभीर तो है। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जानते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसके विषय में बताऊंगी। स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कि मैंने अभी बताया कि साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे थॉट में डिसऑर्डर आ जाता है, हमारे परसेप्शन में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी परसीव कर रहे हैं वो स्ट्रेंजर परसेप्शन होता है। अनयूजुअल इमोशनल स्टेट में हम रहते हैं, मतलब वास्तविक दुनिया से हट जाते हैं। अवास्तविक इमोशनल स्थितियाँ आ जाती है। किसी चीज़ को सही तरीके से न समझ पाता है बंदा, न उस चीज़ को सही ढंग से रिएक्ट कर पाता है। तो इसमें थॉट प्रोसेस में बहुत तरह की चेंजेज आते हैं। अगर इसको प्रकार की दृष्टि से देखा जाए तो 3 प्रकार में बाँटा गया है। नहीं, प्रकार नहीं, पहले मैं लक्षण बताऊँगी। इसके जो सिम्पटम्स हैं उसको बेसिकली 3 टाइप्स में किया गया: पॉजिटिव सिम्पटम्स, नेगेटिव सिम्पटम्स एंड तीसरा है साइकोमोटर सिम्पटम्स। पॉजिटिव सिम्पटम्स जो होते हैं वो उसमें ज़्यादातर थॉट प्रोसेस में परिवर्तन आता है। जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे बिहेवियर है, हमारे इमोशंस हैं, वो एक्सेसिव हो जाते हैं। इसमें पैथोलॉजिकली एक्सेसिव और बिज़ार थॉट्स या एडिशंस होते हैं, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बैडली डिस्टर्ब कर देता है। आपके जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग, आपकी स्पीच सब में। आप इसका जो मुख्य सिम्टम्स है हैलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन है। डिल्यूजन या जिसको भ्रम शक्ति कहते हैं, एक ऐसा फॉल्स बिलीव होता है जिसको किसी भी रीजनिंग से हम नहीं काट सकते हैं। हमारा एक मरीज, जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी और एक साइकोटिक लेडी आई थी, तो वो कहती थी मेरा सिर धड़ से अलग है, और उसको बार बार आईने में दिखाया जाता था, टच कराया जाता था, वो सब कुछ देख लेती थी, हाँ हाँ करती थी, सब हो जाता। फिर कहती थी, जो साइकियाट्रिस्ट थे उनसे कहती थी, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सिर को ले आइए, मेरे सिर को धड़ पे लगा दीजिए। वो सारे रीजनिंग देख के वो समझा के थक गया, लेकिन वो जो डिल्यूजन था कि मेरा सिर है ही नहीं, तो देख कर भी वो नहीं मान सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, उन कान में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई पुकार रहा है, बुला रहा है, धमकी दे रहा है, इस तरह की आवाज़ें आती है। कभी कोई परिचित आवाज़ें सुनता है, कभी अपरिचित आवाज़ें आती है, और फिर उस आवाज़ के रिएक्शंस में वो उसको जवाब भी देते हैं।
उन्हें लगता है मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, कोई मुझे मारना चाह रहा है। तो इस तरह के जो होते हैं, डिल्यूज़न होते हैं, उनको डिल्यूज़न ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ये बहुत ही कॉमन है पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में। आइडिया ऑफ रेफरेंस में लोग आपस में बात करते हैं, मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरे मन की बात जान गए, इसको इधर-उधर फैला दिया, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इस तरह के सिम्पटम्स उनमें आते हैं। यानी हर परसेप्शन जो है उनका वो बिल्कुल ही विकृत हो जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो बहुत कॉमन है। अगर ड्रग या अल्कोहल की हिस्ट्री होती है उनकी, तो उसमें विजुअल हेलुसिनेशंस भी बहुत आते हैं। टैक्टाइल जो डिल्यूजन होता है उसमें उन्हें लगता है उनके चमड़े या शरीर के अंदर कोई चीज़ें रेंग रही हैं, उनको टच का जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी होती है। सूंघते हैं तो उनको विचित्र, जो कोई स्मेल होता नहीं है लेकिन वो उनको महसूस होता है। इस तरह तरह के हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन जो होते हैं उनके डेली रूटीन को बैडली डिस्टर्ब कर देते हैं। जबकि नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं उसमें थॉट, इमोशन और बिहेवियर जो होते हैं उसमें कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है। कई बार ऐसे मरीज बिल्कुल बोलने में अक्षम हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। इस स्थिति को अलोगिया कहते हैं। ऐसा नहीं है उनके बोलने की क्षमता में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन थॉट प्रोसेस हो जाता है ऐसा कि वो बोल ही नहीं पाते हैं। उनका जो है विल पावर है एकदम डिक्लाइन हो जाता है। सोशल विड्रॉल, किसी से नहीं मिलना, एक अपनी बनाई दुनिया में रहते, अपने आप से हँसना, बोलना, अपने आप में मटरिंग करना, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वे दूसरे लोगों की तुलना में जो है इनमें ब्लंटेड अफेक्ट होता है। इनके चेहरे को देखेंगे भाव शून्य हो जाएगा। सुख दुख क्या है कुछ नहीं समझ में आएगा। दुख की परिस्थिति में हो सकता है कि कोई मर गया है वो हंसना शुरू कर दे, कोई शादी ब्याह है, कोई खुशखबरी की चीज़ है वो रोने लगे। तो इस तरह के एबनॉर्मल बिहेवियर उनके होते हैं। ये किसी भी काम की शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। खुदा न खास्ते भूले से अगर शुरुआत कर भी दिया तो कभी भी काम को एंड तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनमें नेगेटिव सिम्टम्स होता है। और जनरली पॉजिटिव सिम्टम, जैसे बीमारी की शुरुआत होती है तो शुरू में पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, और जैसे जैसे ये क्रॉनिक होते जाते हैं तो नेगेटिव सिम्टम्स इनमें डेवलप होते हैं। तीसरा जो हुआ साइकोमोटर सिम्टम्स, ये जो है अस्वाभाविक रूप से चलते हैं, विचित्र मुख मुद्रा होता है, इनके चेहरे में एक अजीब सी विकृति प्रदर्शित होती है। जब ये लक्षण चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो ये इसको कैटाटोनिया कहते हैं। एक ही पोजीशन में घंटों रहेंगे। ट्रेनिंग पीरियड में जब हम लोग मेंटल असाइलम में गए थे तो वहाँ 2-3 ऐसे मैंने मरीज को देखा था कि जब सुबह हम लोग 10 बजे क्लास के लिए जाते थे तो एक पैर पे खड़ा होकर वो सूर्य नमस्कार करता हुआ देखता था, और 4 बजे जब हम लोग लौट के आते थे उसी मुद्रा में वो लगातार खड़ा रहता था। फिर जो स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ्स होते थे, फिर उसको पकड़ के ले जाते थे और अपने उसके रूम में डालते थे। एक ही पोजीशन में रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी मोम की तरह, आप उसको जैसे ऐसे सिर पे करेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ते चले जाएंगे, वो एकदम जैसे नॉर्मल आदमी एक सीमा के बाद रुक जाएगा, वो मोम की तरह मुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स उनमें आते हैं। लेकिन कैटाटोनिया बहुत ही रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है। तो अगर हम टाइप के तरह से देखें तो सिजोफ्रेनिया के जो टाइप हैं वो कई टाइप हैं। जैसे मोस्ट कॉमन है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, जिसको डिसऑर्गेनाइज्ड कहते हैं इसलिए क्योंकि इसके मरीज के सारे थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, एक्शन सभी डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आपने कई बार सड़कों में देखा हुआ होगा, कुछ भिखारी की तरह लगते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे होते हैं, पॉकेट में रख रहे होते हैं। वो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिक के ये सिम्टम्स होते हैं। वो भिखारी नहीं होते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है और उन्हें पता ही नहीं है। वो लोग, उनकी पॉकेट आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि कूड़ा, कंकड़, पत्थर कुछ भी वो रख सकते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्गेनाइज उनके माने उनकी पूरी पर्सनैलिटी ही जो होती है वो डिसऑर्गेनाइज होती है। उसके अनडिफरेंशिएट टाइप जो होते हैं उनमें कोई भी क्लियर सिम्टम नहीं होता है कि आप उसको पैरानॉइड में रखेंगे कि आप कैटाटोनिक में रखेंगे, मतलब मिले जुले उसमें चीज़ें होती है, तो आप उनको अनडिफरेंशिएट की कैटेगरी में ही रखेंगे। और उसके बाद हुआ रेसिड्यूल टाइप। रेसिड्यूल टाइप में है कि जब उनकी हिस्ट्री लेंगे तो शुरुआत में पॉजिटिव सिम्टम्स थे और आगे चल के अभी एट प्रेजेंट जो है उनमें निगेटिव सिम्टम्स कर रहे हैं। तो अगर इसको अदर क्लासिफिकेशन के दृष्टि से देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंपल सिजोफ्रेनिया और दूसरा सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, जिसमें अलग अलग टाइप के, मतलब जो सिजोफ्रेनिक के ही हैं, अलग अलग कैटेगरीज को इसमें
डाला गया है। तो ये कुछ मैंने आपको टाइप बता दिए, सिम्टम्स बता दिए और डिसऑर्डर के बारे में बता दिया। स्नाइडेरियन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में कुछ 8-9 सिम्टम्स हैं जिसके आधार पे डायग्नोज किया जाता है। पॉजिटिव सिम्टम्स हैं कि नेगेटिव सिम्टम्स हैं, और क्लासीफाई वो एक तरह का क्लासिफिकेशन है जो वर्ल्ड फेमस है और सब जगह सिजोफ्रेनिया में उसको मानकर चला जाता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। जैसा कि सब जानते हैं कि अगर साइकोटिक डिसऑर्डर है तो बिना मेडिसिन के ठीक होना इम्पॉसिबल है। तो इसमें एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स दिए जाते हैं। पहले ज़माने में ईसीटी वगैरह दिया जाता था जिसको बिजली का झटका कहा जाता है, लेकिन अब वो सब चीज़ें बिल्कुल हट गई हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसमें एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स दिए जाते हैं अलग अलग तरह के, और लंबे ट्रीटमेंट चलते हैं। हो सकता है 3 साल तक भी दवाइयाँ चलें, बहुत क्रॉनिक केस में कभी कभी 4-5 साल तक चलता है। और 1-2% ऐसे भी मरीज होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग लो डोज में मेडिसिन देने होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनके मेडिसिन बंद किए जाते हैं, 6 महीने में फिर सारे सिम्टम्स रिपीट हो जाते हैं, यानी बीमारियां रिलैप्स हो जाती हैं। आखिर क्यों होता है ये मेजर मेंटल इलनेस? तो बहुत स्पेसिफिक कोई खास कारण नहीं है, लेकिन बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 हुआ फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी। अगर परिवार में किसी को इस प्रकार के साइकोटिक इलनेस है तो बहुत संभव है कि उनके बच्चों में ये बीमारियां हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिससे किसी को मानसिक सदमा लगा हो, कोई बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट आपके सामने मर गया हो, या कोई ऐसी भयावह स्थिति, ऐसी चीज़ें जिसको आपका दिमाग सह नहीं पा रहा है, वैसी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो गई हों। कई बार संबंध विच्छेद या डाइवोर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फेल्योर। तो ये सब चीज़ें जो आपको मानसिक सदमा दे सकता है, उसकी वजह से होता है। और कभी कभी ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी होता है, यानी कि इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कई बार अल्कोहल और इस तरह के नशे की चीज़ें अगर हम लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह के साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो इस प्रकार की गंभीर मानसिक समस्याओं को जन्म देते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना है, अपने आप को मानसिक तनाव से बचाना है, और ऐसे सिचुएशंस जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, लंबे समय तक उस माहौल में रहना। कई बार बच्चों की परवरिश जो होती है उसका भी असर होता है। इस माहौल में उनकी परवरिश होती है कि वो डरे होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उनके पेरेंट बहुत ही हरास करते हैं, उन्हें बहुत ही भयानक तरीके से परवरिश करते हैं, या कभी बहुत बेवजह बहुत प्यार कर दिया और कभी वजह है फिर भी पनिश नहीं किया, कभी बिना गलती के आपको पनिशमेंट मिल रहा है, कभी आपने गलती की फिर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस कन्फ्यूजनल स्टेट में अगर हम बच्चे की परवरिश करते हैं तो भविष्य में उन बच्चों में भी इस तरह की गंभीर बीमारी होने की कभी कभी संभावनाएं नजर आती हैं। तो ये था सिजोफ्रेनिया, जिसके विषय में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेरी, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।